नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से घर पर जाकर की मुलाकात, जदयू में वापसी की अटकलें शुरू। खानसर मामले में कोर्ट में पुलिस ने सौंपी अपडेटेड केस डायरी, अब 30 जून को होगी सुनवाई। मत्स्य विभाग में 2000 पदों पर होगी बहाली। डमी पेशेंट एनपी सिंह के क्लिनिक भेजे गए, पूर्व पीएमसीएच प्रिंसिपल की होगी हाई लेवल जांच। और बिहार में जल संकट दूर करने का महाप्लान। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह और आरपी सिंह ने पटना में जदयू अध्यक्ष और पूर्व सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में अन्य नेताओं की मौजूदगी में दोनों के बीच मुलाकात की तस्वीर आरसीपी सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। आरसीपी सिंह ने अपने पुराने नेता नीतीश की पार्टी से केंद्र सरकार का मंत्री बनने के बाद जदयू को काफ़ी झटके दिए थे। बाद में बीजेपी में ही शामिल हो गए थे। आरसीपी सिंह से मिलने को नीतीश की माफ़ी के तौर पर देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि आरसीपी सिंह फिर से जदयू में शामिल हो सकते हैं। ऐसा होता है तो जदयू में संजय झा और ललन सिंह की बनाई नई व्यवस्था में खलल पड़ सकता है। आरसीपी सिंह की वापसी होती है तो ये अपने आप में नीतीश के बदलते मन मिजाज का इशारा होगा। आरसीपी सिंह ने इसे आखिरी मुलाकात बताकर फोटो शेयर किया है, लेकिन बाहर मीडिया से बिना बात किए निकल गए। यह इशारा है कि अगर जेडीयू में उनकी वापसी चाहत है तो अभी इसके किंतु और परंतु सुलझने में समय लगेगा। आरसीपी सिंह 7 सर्कुलर रोड में करीब 20 मिनट तक रुके और अपने फेसबुक पोस्ट में आरसीपी सिंह ने लिखा, आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार बाबू से भेंट हुई। उनसे बातचीत हुई, मुलाकात बहुत आत्मीय रही। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि मिलने के बाद नीतीश कुमार खुश नजर आए। मेरा जो बैकग्राउंड रहा वह नीतीश कुमार से मिलता जुलता है। वे हम सब के नेता हैं। राजनीति करना है तो हम लोगों को साथ रहना चाहिए। वह नीतीश कुमार से मिलता जुलता है। वे हम सब के नेता हैं। राजनीति करना है तो हम लोगों को साथ रहना चाहिए। पार्टी में अक्सर बड़े और छोटे के बीच कुछ कुछ होता रहता है, लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता। आरसीपी सिंह ने कहा कि कई महीनों से जदयू के कार्यकर्ता कहते थे कि जदयू में जाना चाहिए, हम लोगों के साथ रहना चाहिए। इसके बाद मुझे भी लगा कि अभी अपनी तरफ से जाकर नीतीश कुमार से मिलना चाहिए। मुलाकात बहुत संक्षिप्त थी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था। नीतीश से बातचीत के सवाल पर कहा कि हम लोगों को तो हमेशा बात करते रहते हैं, हम काफ़ी समय बाद मुलाकात होता है तो बॉडी लैंग्वेज महत्वपूर्ण होता है। यह बहुत सही था। हमने वर्षों तक साथ मिलकर काम किया तो एक जगह रहना चाहिए। आरसीपी सिंह पहले भी कई बार नीतीश कुमार को अपना अभिभावक और आदर्श नेता बता चुके हैं। साल 2022 में जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह जिस तरीके से उन्हें भला बुरा कहा था, उससे नीतीश काफ़ी नाराज़ थे। आरसीपी सिंह ने जदयू छोड़ने के कुछ समय बाद बीजेपी का हाथ थाम लिया था, जिसके वहाँ कोई पूछ नहीं मिली। कुछ समय प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में भी रहे, अब खाली चल रहे थे। आरसीपी सिंह और नीतीश की मुलाकात ने जदयू की राजनीति में थोड़ी गर्माहट तो ज़रूर ला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पटना सिविल कोर्ट में कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कोर्ट में अपडेटेड केस डायरी पेश की गई। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 जून तय की है। तब तक खान सर को मिली अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी। खान सर की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार मोवार ने दलील दी कि मामले में लगातार समय लिया जा रहा है, आज ही बहस पूरी कर निर्णय दिया जाना चाहिए। वहीं शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने अपडेटेड केस डायरी का अध्ययन करने के लिए समय मांगा, जिसका विरोध नहीं करते हुए कोर्ट ने केस डायरी पढ़ने के लिए 3 दिन का समय दे दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 30 जून तक फैजल खान उर्फ खान सर से मिला अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा।
वहीं इस मामले में गिरफ्तार खान सर के दोनों बॉडीगार्ड के नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को ही सुनवाई होगी। कोर्ट ने सभी संबंधित मामले को एक साथ टैग कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में पुलिस द्वारा अधूरी केस डायरी प्रस्तुत किए जाने पर अदालत ने अपडेटेड केस डायरी दाखिल करने का निर्देश दिया था। आइए सुने और क्या कुछ कहा अधिवक्ता ने। वो सबमिट कर दिया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और ट्यूसडे को पड़ा है बहस के लिए। किन किन लोगों की सुनवाई? सभी लोग की है, एंटिसिपेटरी भी है, खान साहब की है और अदर उनके कलीग जो हैं स्टाफ्स हैं उनका भी एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है, उसकी भी सुनवाई हुई। रेगुलर बेल है उसकी भी सुनवाई हुई और अप टू डेट केस डायरी आज मॉर्निंग में सबमिट किया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और इसको रखा गया है मंगलवार को बहस के लिए। तो कोर्ट तो पहले ही डायरी मांग की थी। मतलब डायरी रिक्वेस्ट पर पीपी साहब की रिक्वेस्ट पर मांग की गई थी, वो भी सबमिट कर दिया गया है। डिले कर रही है क्या पुलिस? नहीं, पुलिस तो सबमिट कर ही दी, पीपी साहब ने मांग किया था तो वो सबमिट कर दिया गया बाय द पुलिस। दोनों बॉडीगार्ड क्या? हाँ, सब आज ही था ना, टोटल एक ही साथ एक ही केस से रिलेटेड है, इसलिए एक ही साथ सबकी सुनवाई होगी ना, इसलिए मंगलवार को गया है, सबकी सुनवाई एक ही साथ होनी है। फिलहाल उनकी जमानत चल गई है। हाँ, अभी जमानत टल गई है और उनका नो कोर्सिव एक्सटेंड कर दिया गया। बिहार के पंचायतों में 2000 मत्स्य सहायक की नियुक्ति होगी। फिलहाल 2000 पंचायतों में मत्स्य सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। इससे मछली उत्पादक किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर तालाब और मत्स्य पालन संबंधी समस्याओं के समाधान तक समय पर सहायता मिल सकेगी। साथ ही राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मत्स्य सहायक के पदों पर डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग की प्रशासकीय पदवर्ग समिति को भेज दिया है। प्रशासकीय पदवर्ग समिति से हरी झंडी मिलने के बाद विभाग इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजेगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन पदों पर नियुक्ति तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। इससे मत्स्य सहायकों की नियुक्ति इस संविदा के आधार पर करने की तैयारी थी, लेकिन अब इसे नियमित आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। फिशरीज में स्नातक तथा समकक्ष डिग्री अथवा इससे उच्च डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए पात्र होंगे। वेतन और अन्य भत्ते कृषि विभाग के समन्वयक के समान होंगे। कृषि समन्वयक का पे ग्रेड 2800 रुपये है तथा मूल वेतन 5200 से 20,200 रुपये है। राज्य सरकार ने अपने 3 वर्षों में सालाना 25 लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में राज्य में मछली उत्पादन 10,28,000 टन है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए अभी आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों से मछली मंगानी पड़ती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डेयरीज, फिशरीज और पशु संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में मछली उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य दिया था। वर्तमान में पंचायत स्तर पर मत्स्य अधिकारी नहीं होने के कारण मछली उत्पादक किसानों को समय पर उचित सलाह नहीं मिल पाती। मत्स्य सहायकों को नियुक्ति पत्र होने पर भी वे किसानों को समेकित खेती के तहत तालाब निर्माण और मछली पालन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बिहार में फिलहाल 2000 पंचायतों में मत्स्य सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। इससे मछली उत्पादक किसानों और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर तालाब और मत्स्य पालन संबंधी समस्याओं के समाधान तक समय पर सहायता मिल सकेगी। साथ ही राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। मत्स्य सहायक पदों के लिए डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग की प्रशासकीय पदवर्ग समिति को भेज दिया है। प्रशासकीय पदवर्ग समिति से हरी झंडी मिलने के बाद विभाग इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजेगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन सभी पदों पर नियुक्ति तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। पहले मत्स्य सहायकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर करने की तैयारी थी, लेकिन अब इसे नियमित आधार पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। फिशरीज में स्नातक तथा समकक्ष डिग्री अथवा इससे उच्च डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए पात्र होंगे। वेतन और अन्य भत्ते कृषि विभाग के कृषि समन्वयक के समान होंगे। कृषि समन्वयक का पे ग्रेड 2800 रुपये है तथा मूल वेतन 5200 से 20,200 रुपये है। आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के कार्यक्रम से गायब रहे पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर एनपी सिंह को पद से हटाए जाने के बाद सियासी पारा गरमाया हुआ है। एनपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के अधिकारियों पर एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप लगाए। हालांकि विभाग ने देर शाम बयान जारी कर उनके सभी आरोपों और दावों को खारिज कर दिया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस मामले में हाई लेवल कमेटी गठित की जाएगी और डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ एनपी सिंह का पक्ष लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि ड्यूटी में लापरवाही और अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं है। ऐसा करने वाले दोषियों को चिन्हित कर प्रक्रिया के तहत समुचित कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर एनपी सिंह के दावों को खारिज करते हुए विभाग की ओर से कहा गया कि अपने कार्य में प्रति लापरवाही, कर्तव्यहीनता और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग के साथ ही बिना सूचना अनुपस्थित पाए जाने पर उन्हें प्रिंसिपल पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही उनका बेतिया जीएमसीएच में मनोरोग विभाग के प्रोफेसर के पद पर ट्रांसफर भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया है। विभाग ने कहा है कि यह दंड की श्रेणी में नहीं आता है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 23 जून को पीएमसीएच में मंत्री निशांत कुमार के कार्यक्रम में डॉक्टर एनपी सिंह अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की सूचना उन्हें एक दिन पहले दी गई थी। पीएमसीएच के अधीक्षक के फ़ोन पर जानकारी दे दी गई थी। अधीक्षक ने उन्हें मंत्री के कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करने को कहा था। इस पर एनपी सिंह ने भी सहमति जताई थी। राज्य सरकार ने डॉक्टर एनपी सिंह के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें उनके बेटे के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से उनकी तबीयत खराब होने की पूर्व सूचना विभागीय अधिकारियों को दी जाने की बात कही गई। विभाग का कहना है कि निशांत कुमार का कार्यक्रम खत्म होने के घंटों बाद डॉक्टर सिंह ने अपने चलने की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। जब तक उनके अनुपस्थित होने की खबर मीडिया के जरिए चर्चा में आ गई थी, जिसके बाद बचाव के रूप में उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किए थे। 23 जून को मंत्री के कार्यक्रम से दूर रहे पीएमसीएच के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर एनपी सिंह के क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने डमी पेशेंट भेजे थे। उनकी जांच विभाग स्तर और जिलाधिकारी के स्तर से कराई गई जांच में पाया गया कि एनपी सिंह के क्लिनिक के बाहर सरकारी गाड़ी खड़ी थी। विभाग के अनुसार क्लिनिक से निकलने वाले मरीजों ने बताया कि उन्होंने कुछ देर पहले ही डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद सिंह से इलाज कराया। क्लिनिक के अंदर मौजूद कंपाउंडर ने बताया कि डॉक्टर सिंह शाम में 7 बजे से मरीजों को देखते हैं। अगर कल दिखाना है तो सुबह 9 बजे से 10 बजे, दोपहर 2 से 3 और शाम में 7 से 9 बजे मिलेंगे। विभाग का कहना है कि इससे स्पष्ट है कि वो कार्यालय के समय में निजी क्लिनिक पर मरीजों को देखा करते हैं। दरअसल राज्य सरकार ने एनपी सिंह का ट्रांसफ़र पीएमसीएच से बेतिया जीएमसीएच कर दिया है। इसके नाराज होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी कारण बताओ नोटिस भेजे या कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य मंत्री के दौरे से एक दिन पहले रात में वह जल गए थे। उन्होंने अपने पेट पर पट्टी लगी हुई मीडिया को दिखाई। डॉक्टर एनपी सिंह ने दावा किया कि उनके परिवार ने बर्न इंजरी की सूचना उच्च अधिकारियों को व्हाट्सएप पर दे दी थी। इसके बावजूद उनके गायब होने की बात कहकर उन्हें पद से हटा दिया गया। एनपी सिंह ने इस्तीफा देने की धमकी भी विभाग को दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वह अपनी बात रखने के लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। डॉक्टर एनपी सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीडिया के सामने ही आरोप लगाने से स्वास्थ्य विभाग बिगड़ गया। विभाग ने कहा कि उन्होंने अपनी अनाधिकृत उपस्थिति के बारे में विभाग के सामने कोई पक्ष रखे बिना सीधे पीसी कर दी। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के विपरीत है। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार में नदियों के पानी का इस्तेमाल सही तरीके से सुनिश्चित करने तथा इसे पूरी प्रक्रिया में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार एक नई नीति बनाने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार इसके साथ ही नदियों से जुड़ी मौजूदा संस्थाओं की समीक्षा कर जरूरत के मुताबिक एक नया वाटर अथॉरिटी सहित कुछ अन्य नए संसाधन भी खोले जाएंगे। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जल शक्ति मंत्रालय की मदद से स्टेट वाटर रिसोर्स रिफॉर्म फ्रेमवर्क विकसित किया जा रहा है। इस नीति मुख्य उद्देश्य नदियों के जलस्तर की रिपोर्टिंग को अत्याधुनिक और डिजिटल बनाना है ताकि समय पर बाढ़ या सूखे जैसी स्थितियों की
सटीक जानकारी मिल सके और जान माल का नुकसान कम हो। इस पूरे फ्रेमवर्क और नई नीति का मसौदा तैयार करने के लिए जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इस समिति में योजना और मॉनिटरिंग अंचल 4 के अधीक्षण अभियंता को सदस्य सचिव बनाया गया है, जबकि लघु जल संसाधन, कृषि, पर्यावरण, नगर विकास, पीएचडी और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। राज्य में लगातार गिर रहे ग्राउंड वाटर में सुधार करने और नदियों से मिलने वाले डेटा को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस फ्रेमवर्क में मुख्य रूप से शामिल रहेगा। साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देकर परियोजना की डिजिटल निगरानी की जाएगी, जिससे पुराने जल कानूनों को बदला जा सके। सरकार की इस नई पहल से राज्य के किसानों और शहरी क्षेत्रों को सबसे अधिक और सीधा लाभ मिलने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार नई नीति के तहत नहरों को कितना पानी मिले ताकि किसानों को सिंचाई में कोई परेशानी न हो, इसका पूरा खाका खींचा जाएगा। इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों और शहरों को भी सही तरीके से पानी का वितरण किया जाएगा। डेटा और आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पानी की हर बूंद का हिसाब रखा जाएगा, जिसके लिए डैम में विशेष सेंसर मीटर लगाए जाएंगे और नहरों के लीकेज को पूरी तरह दुरुस्त किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। भारत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले पर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है और आगे भी रहेगा। जो कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस भी जवाब देगी। रामकृपाल यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्हें अपने शासनकाल का अपहरण, चोरी, डकैती और अपराध याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। नागमणि कुशवाहा के बयान पर उन्होंने कहा कि वह उनका व्यक्तिगत विचार है और सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी के मामले पर मंत्री ने कहा, यह बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जांच शुरू हो चुकी है और जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं बांसघाट शमशान में अंतिम संस्कार शुल्क को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि सरकार ने शमशान घाट का आधुनिकीकरण किया है और पहले ही अव्यवस्था को समाप्त कर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यदि कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। एनकाउंटर के दोबारा पूछे गए सवाल के जवाब में रामकृपाल यादव ने कहा कि अगर पुलिस पर फायरिंग करेंगे तो पुलिस भी जवाब देगी। पुलिस मूक दर्शक बनकर थोड़ी बैठी रहेगी। बिहार में कानून का राज स्थापित था, है और रहेगा। जो अपराधी अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नियंत्रण में है, कानून और व्यवस्था सब नियंत्रण में है। विपक्ष के पास कुछ बोलने का अवसर नहीं है, क्योंकि विपक्ष अपना कार्यकाल देख रहा है, जहाँ रोज हत्या, लूट, अपहरण सब कुछ होता था ना, चोरी, डकैती, छिनछोरी सब कुछ होता था। तो विपक्ष अपना कार्यकाल वाला याद कर रहा है। तो अब नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शासन है और कानून व्यवस्था दुरुस्त है, दुरुस्त रहेगा। जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के ही नेता है नागमणि कुशवाहा, बहुत कुछ बोल रहे हैं कि उत्तर विलाय बोल रहे हैं भरत तिवारी को। बताइए, भाजपा के ही नेता है नागमणि कुशवाहा। नागमणि कुशवाहा जी, अब उनका विचार हो सकता है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। सर, राम मंदिर का पैसा लूट हो गया सर, पता नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। राम भगवान के मंदिर का पैसा अगर चोरी चला गया तो इससे दुखदाई बात और कुछ नहीं हो सकता है। अब राम को भी लोग नहीं बख्शेंगे तो किसको बख्शेंगे? इसके खिलाफ सरकार ने बहुत जबरदस्त एक्शन लिया है और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सरकार के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने 100 दाह गृह बिल्कुल अच्छे ढंग से निर्मित किया है, मॉडर्नाइज है एकदम। पहले वाला बहुत अव्यवस्थित था, बहुत दिक्कत होती थी और सरकार उसको
न्यू स्वरूप में रखा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। और दिल्ली में पैसा वसूलेगी, पहले भी पैसा लगता था। अरे यार, पहले भी दाह संस्कार होता था तो पहले भी पैसा लगता था। जमीन फ्री में दिया गया, मेंटेन कैसे होगा? जमीन फ्री में दिया गया है सर। एक दुकान में जमीन जो दिया गया है, ये कैसे मतलब सरकार सब चीजों को, पहलुओं को जांच करके और एक नॉमिनल फीस रखा है, जिससे कि आगे भी वो ढंग से सुरक्षित और व्यवस्थित रह सके और लोगों की सेवा करते रहने का काम कर सके। राजद ने एक वीडियो जारी करके सर जो है मीनापुर जो है उसमें दिखाया कि नंदा पंचायत में सरकारी जो भवन बन रहा है, पंचायत भवन, उसमें अनियमितता पाई जा रही है। 12 का मसाला दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि 20 साल की सरकार में यही हुआ है। सरकार के नॉलेज में अगर इस तरह की घटना कर्म जहां भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम भ्रष्टाचारी को छोड़ते नहीं है। सरकार सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग इसमें गड़बड़ी करने वाले, गड़बड़ हो रहा होगा तो ये आप बता रहे हैं, जांच होगा, जांच के आधार पर अगर गलत होगा कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। जारी रहेगा क्या अपराधियों पे? हाँ? आप बोले कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, इनकाउंटर जारी रहेगा, इनकाउंटर जारी रहेगा इस तरीके से अपराधियों पर, या डर गई है सरकार अब? सरकार डरती है। सर मुहर्रम में देखा गया कि बहुत जगह फसाद हुआ। पुलिस को चैलेंज करिएगा, पुलिस को थ्रेट कीजिएगा, पुलिस पर फायर करिएगा तो पुलिस चुपचाप बैठेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखना ना भूलें आंखें न्यूज़ 24।